सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से मुझे ये बताइएगा क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और क्या सारे के सारे मुझे सुन पा रहे हो कि नहीं। जल्दी से मुझे एक बार जल्दी से बताइएगा प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, जल्दी से बताना आवाज वगैरह आ रही है सभी को और सुन पा रहे हो सब। चलिए बहुत बढ़िया, मेरी आवाज आ रही है सभी को और सारे सुन भी पा रहे हैं मुझे। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस सेशन में क्या होगा वो तो आपने स्क्रीन पे खुद ही देख लिया है कि आज के इस सेशन में हम क्लास 10th के फिजिक्स के जितने भी सूत्र होते हैं वो सारे के सारे बच्चों हम लोग एक वीडियो में खत्म करने वाले हैं और यहां हम तैयारी करने वाले हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने की। और जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे भाई हम यहाँ फॉर्मूले कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आप हैं तो सब कुछ संभव है मेरे प्यारे बच्चों। ये 5 दिनों की एक मेरी सीरीज चल रही है, 22 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक लगातार 5 दिन शाम को और रात को मैं लाइव रहता हूं। शाम को 4 बजे और रात को 8 बजे लगातार आपको 5 दिन क्लास दी जाएंगी। तो इस समय पर लाइव जुड़ना ना भूलिए ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सको। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भाई आज है आपका 22 फरवरी और एक लेक्चर 4 बजे आ चुका है, नहीं देखा है तो देख लेना। यूपी बोर्ड स्पेशल मॉडल पेपर, यह लेक्चर नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, बाकी के लेक्चर कल आएंगे लाइव। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की, ठीक है। चलिए सबसे पहला फॉर्मूला नंबर 1, जितना मैं लिखवा रहा हूं लिखते जाना और उसको आप याद भी कर लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला नंबर 1 भैया, फॉर्मूला नंबर 1 ये है कि फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है। वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं और मेरे प्यारे बच्चों वक्रता त्रिज्या को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां से देखो जरा, ये मैं दोनों में संबंध लिखने जा रहा हूं। तो फोकस दूरी को हम F से लिखते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं। R का आधा करने पे इस तरीके से हमें मिल जाता है क्या, फोकस दूरी। अब मैं बात करूं कि F और R क्या है, तो F है फोकस दूरी, R है हमारी वक्रता त्रिज्या। इसके बाद ये था हमारा पहला फॉर्मूला, फोकस दूरी का मात्रक मीटर और वक्रता त्रिज्या का मात्रक भी मीटर होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। दूसरा है हमारा मेरे प्यारे बच्चों दर्पण सूत्र। कब ये U माइनस होगा, V कब माइनस होगा, सारी बातें बताएंगे। तो बेटा 1/F, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नोट करते रहना मेरे साथ साथ, और 1/V माइनस 1/U, यहां पे प्लस कर लो। अब इस फॉर्मूले में जो आप F देख रहे हो उसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। उसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। जो आप U देख रहे हो वो है आपकी वस्तु की दूरी और जो आप V देख रहे हो यह है आपकी प्रतिबिंब की दूरी। यह है आपकी प्रतिबिंब की दूरी मेरे प्यारे बच्चों। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर कब ये माइनस में होती है और कब ये प्लस में होती है, ये भी बता दो। चलो अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लेना। दर्पण के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 दर्पण होते हैं, एक होता है अवतल और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण। अगर मैं अवतल दर्पण की बात करूं तो U और इसका U, बेटा इसका U माइनस में होगा और इसका भी U माइनस में ही होगा। अगर हम बात करें V की वैल्यू की, सॉरी F के वैल्यू की बात करें तो ये भी माइनस में होती है और ये भी हमारी क्या होगी, माइनस में होती है। उसके बाद अगर मैं V की वैल्यू की बात करूं, सॉरी इसको प्लस कर लो, अगर V की वैल्यू की बात करें तो उत्तल दर्पण में
जो मेरा उत्तल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, आभासी बनता है, जिसकी वजह से वो बाईं तरफ बन जाता है, सॉरी दर्पण के दाईं तरफ। तो इसके लिए V का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में जब आभासी बनेगा तो यहां पर प्रतिबिंब बन के तैयार होगा, इसलिए हम बोलेंगे कि भैया V का वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें V का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जब ये निगेटिव होगा तो ये प्रतिबिंब बनाएगा वास्तविक, और जब पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब बनाएगा कैसा, आभासी। इस तरीके से हमारे पास दर्पण सूत्र हमने बता दिया, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध भी बता दिया। अब उसके बाद आगे चलते हैं अगले पेज पर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं दूसरे पेज पर। अब यहां पे हम बात करेंगे लेंस सूत्र, यहां बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों लेंस सूत्र की, है ना। अब ध्यान से देखना, फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v और -1/u। याद रखिएगा, अगर आपने u और v के स्थानों को बदला तो गलती हो जाएगी, इनके स्थानों को बदलना नहीं है, ठीक है। जहां पर v मैंने लिखा है वहीं होना चाहिए। अब f, u और v तो आपको बता दिया मैंने कि पीछे ही कि क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि अवतल लेंस के लिए और हम बात करते हैं उत्तल लेंस के लिए। u और v कब पॉजिटिव कब निगेटिव होंगे, तो इसमें u का वैल्यू निगेटिव होगा, इधर भी u का वैल्यू निगेटिव होगा। इधर v f के वैल्यू की बात करें तो इधर भी हमारे पास निगेटिव होगा और इधर भी हमारे पास निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं इधर v की वैल्यू की बात करूं तो बच्चों अवतल लेंस जो होता है वो हमेशा आभासी बनाता है, और लेंस में आभासी बनेगा तो बाएं तरफ बनेगा, इसका मतलब ये भी हमारा निगेटिव। लेकिन उत्तल लेंस जो होता है वो वास्तविक भी बनाता है और आभासी भी बनाता है। अगर ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा तो इसका मतलब फिर v का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ताकि उस तरफ बनेगा। तो यहां पे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों कैसा, वास्तविक, और यहां पर बनेगा मेरे प्यारे बच्चों कैसा, आभासी। ये चीज नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कोई भी टीचर आपको YouTube पर ये सारी चीजें नहीं बताने वाला है, ये चीज आप दिमाग में सेट कर लो। अब हम बात करते हैं कि आवर्धन क्या होता है, ठीक है। आवर्धन क्या होता है, इसको हम लिखते हैं m से, और ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ठीक है। उसके बाद लेंस आवर्धन हम लोग यहां लिखेंगे किसके लिए, पहले हम बात करते हैं दर्पण के लिए, पहले हम बात करेंगे दर्पण के लिए, है ना, और फिर हम बात करेंगे लेंस के लिए। ये फॉर्मूला हो गया, या करके इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं m बराबर -v/u। ये होता है बच्चों दर्पण के लिए, और ये हमने दर्पण के लिए लिख दिया, ठीक है। आगे बात समझे, याद रखिएगा m दर्पण के लिए हमने लिख दिया। अब हम लोग लिखेंगे कि आवर्धन लेंस के लिए। अब बच्चों हम लिखेंगे आवर्धन लेंस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, भूलना मत इसको। तो बच्चों अगर हम लेंस के लिए बात करें तो m = I/O, और या करके हम लिख सकते हैं m = माइनस नहीं होता, इसमें प्लस होता है v/u। इस चीज को कहीं पर नोट डाउन कर लो, ठीक है, इस चीज को कहीं पर नोट डाउन कर लो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ अब शेयर कर रहा हूं, अगर m का मान आपका धनात्मक आया तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और आभासी चीज हमेशा सीधा होती है, तो आभासी और सीधा बनेगा। अगर मैग्निफिकेशन आपका निगेटिव आया, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो, कुछ भी हो, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, यानी कि रियल बनेगा, और वास्तविक चीज हमेशा उल्टा होती है। इस तरीके से हमने ये वास्तविक और उल्टा बता दिया। बोलो यहां तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं, सभी को समझ में आया, यस और नो।
आ गई मेरी बात समझ में? बेटा m आएगा, डिलीट नहीं है, ये मत कहो आवर्धन डिलीट है, वो लेंस की क्षमता डिलीट है मेरे लाल यूपी बोर्ड में, ठीक है? आ गई मेरी बात समझ में? अब उसके बाद इसका निगमन नहीं आता। तुम लोग किस स्कूल में पढ़े हो भाई? कौन सी किताब पढ़ा दी गई? 2018 के पहले निगमन था सिलेबस में, निगमन नहीं आता, ना इसका निगमन ना इसका निगमन, कुछ नहीं आएगा पेपर में। जितना हम पढ़ाएं उतना आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है? तो यहां तक समझ में आ गया। वो बिहार बोर्ड में आता है निगमन। ये आवर्धन दर्पण के लिए, आवर्धन लेंस के लिए हमने आपको यहां पर बता दिया। तो m इक्वल टू आई अपॉन ओ, m इक्वल टू वी अपॉन ओ। ध्यान रखिएगा, दर्पण के लिए माइनस होता है, लेंस के लिए माइनस नहीं होता है। अब ये क्यों नहीं होता है, क्या नहीं होता है, डीप में पढ़ना है तो पुराने लेक्चर जाके देख सकते हो। फिलहाल हमने आपको यहां पर बता दिया, ठीक है? जो आपके लिए काम की चीज है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारे बच्चे, और यार सभी लोग लाइक भी कर दो। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 3 और ये हमने डिस्कस कर लिया इधर, 3 नंबर और ये 4 नंबर भी हो गया हमारा। अब हम लोग बात करते हैं 5 नंबर, ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे अपवर्तनांक। अब हम बात करेंगे अपवर्तनांक की, सुनते जाओ। अपवर्तनांक का पहला फॉर्मूला, अपवर्तनांक का पहला फॉर्मूला। अपवर्तनांक को हम लिखते हैं किससे? n से या म्यू से। तो मैं इधर n से लिख रहा हूं, n से। तो बच्चों पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक फॉर्मूला होता है साइन आई बटे साइन आर। अब आप इसके न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो वो मैं कल करूंगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, बहुत अच्छे से सुनना। अब हमारा दूसरा फॉर्मूला, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, यह फॉर्मूला होगा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और बटे में मेरे प्यारे बच्चों दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और बटे में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 और दूसरे में v2। फॉर्मूला बनेगा 1 and 2, ठीक है? भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूं मैं। अब उसके बाद फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ना। अगर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक निकालें और पहला माध्यम आपका जो भी हो वो हमारा कैसा होना चाहिए? निर्वात हो अगर, तो हम उसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। हम उसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। बाकी सारे के सारे सापेक्ष अपवर्तनांक होते हैं। तो बेटा ये फॉर्मूला होता है n बराबर, इसमें कुछ नहीं लगता, ये होता है c बटे v। जहां पे c क्या है इसके बारे में बात करते हैं। जहां पे c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बेटा भूलना मत। और जहां v क्या है? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है, ठीक है? समझ में आ गई बात? अब आगे चलें। बेटा गलत है, जितनी बात बता रहा हूं पढ़ लो मन लगे तो, ठीक है देवेश यादव जी? अब आगे चलें। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर, अपवर्तनांक समझ में आ गया है? मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भी डाउट होगा। ये इतनी बात हो गई। अब आगे चलते हैं, और फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 4 अपवर्तनांक का। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो हम लिखेंगे कि दूसरे माध्यम का सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक और इसका भी निरपेक्ष अपवर्तनांक, ऐसे। अब इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं, इसके कुछ उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे पेपर में बोला गया कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इतना है। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के लिए हमने G यूज किया और जल के लिए W। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, या हम ऐसे पढ़ सकते हैं जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष होगा उसको आगे लिखेंगे और फॉर्मूला यूज करेंगे ऐसे, मतलब जो पीछे होगा वो ऊपर, जो आगे होगा वो नीचे। लेकिन चाल की तुलना में जो आगे होता है वो ऊपर और ये नीचे। लेकिन अपवर्तनांक में आएंगे तो जो आगे होगा वो नीचे और जो W है तो वो ऊपर।
ध्यान देना, गलती मत करना, इस पे क्वेश्चन आते हैं, फिर मत कहना सर मेरे को फॉर्मूला नहीं याद। तो ये हमने कुछ बताया आपको अपवर्तनांक के फॉर्मूले। अभी एक और बाकी है, अगर आपको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक ज्ञात करना है और आपको दूसरे के सापेक्ष पहले का पता है, तो आपका ये वाला फॉर्मूला होगा बेटा। ये कैसे आएगा, इसको भी एक एग्जांपल लेके बताओ सर जी। तो देखो बच्चों, इसको भी एक एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है और आपको जल के सापेक्ष कांच का, ओहो हो बेटा, एक चीज हमसे यहां पे छोटी सी जो है मिस्टेक हो गई कि हर जगह पे मैं एन लिख रहा था, यहां म्यू लिखने लगा। अब रीजन क्या है कि मैं आईसीएसई बोर्ड को पढ़ाता हूं, जिसकी वजह से मेरी आदत पड़ी है म्यू लिखने की। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे म्यू लिखने लगे, यहाँ पे एन लिखने लगे आप, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कंफ्यूज मत होना, इतना तो तुम्हें पता ही होगा। तो एक, फिर उसके बाद ये और उसके बाद ये जी। आप देखो इनके स्थान बदल गए तो ये उल्टा हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? बोलो बच्चों, क्लियर हो गया सभी को? किसी को कोई डाउट नहीं? चलो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। अब अपवर्तनांक समझ लिया, देखो क्या क्या समझ लिया हमने। देखा फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या में संबंध, दर्पण सूत्र देख लिया, दर्पण के लिए हमने बात कर ली कब निगेटिव कब पॉजिटिव होगा। बेटा ये 8 साल का एक्सपीरियंस है, तभी में प्लस माइनस बिल्कुल दिमाग में सेट है। इसके बाद लेंस सूत्र के बारे में बात कर लिया, कब निगेटिव कब पॉजिटिव, भूल जाओ तो याद कर लो, तुम्हें प्रतिबिंब बनाना आता होगा कि भैया अवतल लेंस में कब निगेटिव कब पॉजिटिव कब क्या होगा, सारी बातें कर ली। इसके बाद आवर्धन की बात कर ली, तो आवर्धन होता है m/i/o, बट दर्पण के लिए हो जाता है हमारा -v/u और लेंस के लिए हो जाता है v/u। आवर्धन टेंशन मत लो, आवर्धन अगर पॉजिटिव आया तो प्रतिबिंब आभासी होगा, आवर्धन निगेटिव आएगा तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वास्तविक होगा और उल्टा हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो आभासी होगा और सीधा होगा। अपवर्तनांक की बात करें तो पहला फॉर्मूला sin i/sin r, दूसरा फॉर्मूला 1n2 यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये हो गया। निरपेक्ष अपवर्तनांक दे दिया मैंने आपको, मैंने प्रकाश की चाल दे दी आपको, मैंने अपवर्तनांक का अपवर्तनांक के साथ संबंध भी बता के दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, संबंध भी बता के दे दिया मैंने आपको, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने यहां पे आपको उदाहरण भी बता दिया और ऐसे करके काम चल गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। अपवर्तनांक के बाद यहां तक सारी चीजें हमने आपको क्लियर करके दे दी, ठीक है, किसी को कोई भी समस्या नहीं है। अब आगे चलते हैं, बहुत अच्छे से मेरी बात को प्लीज सुनिएगा। अब हम आते हैं विद्युत पे, ठीक है, विद्युत पे आते हैं। विद्युत में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, आवेश की। तो बेटा आवेश जो होता है वो होता है, हम लिखते हैं उसको Q से, Q बराबर फॉर्मूला होता है Ne और Q बराबर फॉर्मूला होता है IT, ठीक है। और आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। तो मैं यहां पर ही कूलाम लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, सभी को समझ में आ गया। जहां पे E क्या होता है वो भी आप नोट डाउन कर लो, जहां पे E बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि पेपर में आएगा। इतना कूलाम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। मुझे नहीं लगता कि यार किसी को कोई भी समस्या होगी, आवेश भी समझ गए। अब हमारा दूसरा फॉर्मूला है जो कि होगा धारा का। बच्चों धारा को हम लिखते हैं I से, और I बराबर होता है Q/T और इसका मात्रक होता है एम्पियर। या एक और भी मात्रक होता है कि Q का मात्रक होता है कूलाम और T का मात्रक होता है सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड। आपको बेटा अगर अभी भी समय है, जाके आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो विद्युत के, मैंने 1 शॉट किए हैं, वो जाके देख लो, आपको फायदा हो जाएगा, नहीं तो बाद में पछतावा हो जाएगा। आवेश भी हो गया, धारा भी हो गया। अब 3 नंबर की बात करते हैं जो कि होगा विभव, विभव या विभवांतर, ठीक है, विभव व विभवांतर। बेटा दोनों को हम V से लिखते हैं, दोनों का मात्रक एक ही होता है। तो ये फॉर्मूला होता है V = W/Q, ठीक है। इसका मात्रक होता है वोल्ट, या फिर हम लिख सकते हैं जूल पर कूलाम,
दो मात्रक हो गए। ठीक है, सभी को यहां तक समझ में आ गया, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। वोल्ट या जूल पर कूलम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उसके बाद हमारा है चौथा पॉइंट। ये हमने देख लिया कि भैया विभव और विभवांतर क्या होता है, हमने देख लिया धारा क्या होती है, हमने देख लिया आवेश क्या होता है। अब हम कूद पड़ते हैं किसी दूसरे फॉर्मूले पे, और दूसरा फॉर्मूला अब हम बात करते हैं कि भैया विद्युत ऊर्जा पे आते हैं। विद्युत ऊर्जा, बेटा कार्य जो होता है वही ऊर्जा है, और विद्युत ऊर्जा को हम लिखते हैं W से। W इज इक्वल टू वी क्यू। W इज इक्वल टू वी क्यू, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला W इज इक्वल टू Q की जगह पे हम IT रख सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला। सारे के सारे आंसर किस में आएंगे, जूल में, है ना। फिर V की जगह पे हम लिख सकते हैं IR, तो तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा I²RT। ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला W इज इक्वल टू V² डिवाइडेड बाई R और इंटू में T, ये बन गया जूल। ये इतने फॉर्मूले हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जूल से कैलोरी में बदलना हो तो क्या करोगे। याद रख लो कि भैया 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी, या करके तुम लिख सकते हो 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। बेटा अगर 1 को 4.2 से डिवाइड करोगे आंसर लगभग आएगा 0.24। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, आपके दो लिए दोनों सही हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब मैं अभी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैंने न्यूमेरिकल ऑलरेडी करा रखे हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि भैया जूल तो समझ में आ गया, जूली जूली जूली, बट ये कैलोरी कौन है। भैया कैलोरी भी एक मात्रक है जिसको हम बोलते हैं कि हाँ ये एक उष्मा का मात्रक है, एंड उष्मा ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि ये हमारी ऊर्जा है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में। अब उसके बाद बहुत अच्छे से सुनो, और हाँ एक बात और बता दें, कल हम एक मॉडल पेपर आपको कराने वाले हैं जो आपके बोर्ड ने दिया था साइंस में, वो मॉडल पेपर आपको कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहां तक बताइए जल्दी से, इतनी बात समझ में आ गई, काफी इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करते हैं शक्ति की, तो पहले इसको ना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, सारे के सारे ले लिया। अब हम बात करते हैं शक्ति की। बेटा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बात करते हैं शक्ति। कौन सी शक्ति, विद्युत शक्ति, या इसको हम अंग्रेजी में पावर और हम इसको सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, हम इसको सामर्थ्य कहते हैं। इसे लिखते किससे, P से। इसकी डिफिनेशन होती है कि भैया कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। सो P इज इक्वल टू W/T मेरे प्यारे बच्चों, और इसका मात्रक होता है वॉट, या फिर तुम इसका एक और मात्रक बना सकते हो, W के लिए जूल और T के लिए सेकेंड, यानी कि इसका मात्रक बन जाएगा जूल और पर सेकेंड। बोलो भैया यहां तक सभी को क्लियर, सभी को क्लियर ना। अब उसके बाद इससे यह पता चलता है कि जितने भी फॉर्मूले इधर लिखे हैं सबसे T हटा दो तो ये P के फॉर्मूले बन जाएंगे। तो बच्चों चलो पहले फॉर्मूले से हटा देते हैं, मतलब इसके इस वाले फॉर्मूले से हटा देते हैं T, इससे भी हटा देंगे, इससे भी हटा देंगे। तो अब अगला फॉर्मूला बनेगा I²RT, T हटा दिया। अगला बनेगा P = V² डिवाइडेड बाई R। बोलो क्या तुम्हें याद करने की जरूरत है? यार मुझे बताओ, क्या तुम्हें याद करने की जरूरत है? नहीं है, याद करने की जरा सी भी जरूरत तुम्हें नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से हमने इसको फोड़ डाला। अब चलते हैं आगे। ये शक्ति हो गई या सामर्थ्य हो गया, P बराबर W/T, V = IR, और ये सारी बातें। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये हम बात करते हैं क्या कि भैया किलोवाट घंटा क्या है, इसके बारे में बात करते हैं कि भैया किलोवाट घंटा क्या है। ध्यान से समझने की कोशिश करो बेटा। किलोवाट घंटा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं kWh। याद रखें, K बनेगा स्मॉल, W बनेगा कैपिटल, H बनेगा स्मॉल। ये क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक है। ये ऊर्जा का मात्रक होता है।
इसमें ध्यान रखना है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल आता है। ठीक है, ये आता है। बेटा आपको मैं बोल रहा हूं, अगर आप बहुत स्कोर अच्छा करना चाहते हो तो मेरे पुराने सेशन जरूर देखना। दिन रात एक कर दो यार, पढ़ाई कर लो, 5 दिन जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। तो बच्चों ये हो गया किलोवाट घंटा, और ये हमारा ऊर्जा का एक मात्रक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। ये क्वेश्चन कोई पढ़ता नहीं है और ये पेपर में आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो ये भी क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अरे यार वोल्ट लिखा है और इलेक्ट्रॉन भी लिखा है और ये मात्रक बोल रहे हो सर जी तुम। सुनो, इलेक्ट्रॉन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश, मान लीजिए हमारा क्या है Q, वैसे E होता है लेकिन हम मान लेते हैं, और वोल्ट के लिए हम लिख दिए V। VQ बराबर होता है क्या, W। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ ये ऊर्जा का मात्रक है, ताकि तुम भूलो ना, याद रहे तुम्हें, इसलिए मैंने बताया। तो इसका फॉर्मूला होता है भैया W इजकल टू EV। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, E मतलब Q और ये W बराबर VQ ही लिखा हुआ है, और ये हो गया क्या, जूल। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसको नोट कर लो कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है, तो 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है। ओके, इसको याद कर लो। बोलो यहां तक सभी को समझ में आया सारे बच्चे? चलिए, तो इस तरीके से हमने देख लिया कि भैया कुछ हमने इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले थे, इसके विद्युत के भी हमने फोल डाले। ठीक है, विद्युत के भी हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को फोल डाला, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने डिस्कस कर डाले। अभी कुछ बाकी है, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। आगे चलते हैं, फॉर्मूला नंबर 8, ये है श्रेणी क्रम संयोजन। ये है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, और मेरे प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस में मेरे प्यारे बच्चों R2 और R3। इस तरीके से ये फॉर्मूला चलता रहता है, ऐसे जितने होंगे उतना जोड़ते चले जाएंगे। ठीक, उसके बाद फॉर्मूला नंबर 9, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन होता है 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3, ऐसे ही चलता रहेगा। जितने लोग होंगे उतना हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब मान लीजिए कि हमें श्रेणी क्रम का चित्र बनाना हो तो हम ऐसे बना देंगे, भैया देखो 1 है, ये 2 है। ठीक है, बस 2 ही लोगों को दिखा रहे हैं, बाकी तुम 3 भी दिखा सकते हो। उसके बाद फिर हमारे पास आया R1 R2 R3, ये हमारे श्रेणी ही हुए। अभी समांतर की बात करते हैं, ये R1 ये R2 ये R3, ये R1 ये R2 ये R3, इनको सबको हमने ऐसे जोड़ दिया। ये हो गया हमारे क्या, समांतर क्रम। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। इस तरीके से हमने श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन को भी डिस्कस कर डाला। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि अगर आपको इनके डेरिवेशन करने हैं, जो कि पेपर में 7-7 नंबर के आते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाके देख लेना, एग्जाम में इसका डेरिवेशन जरूर आता है। इनका डेरिवेशन जरूर आता है, इसका भी और इसका भी। वैसे हम इनको मॉडल पेपर में डालने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए, यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को। अब आगे चलते हैं अगले फॉर्मूले पर। अब यहां पे हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पहला फॉर्मूला है किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल। पहला फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों कि धारावाही चालक पर बल, ये होता है F बराबर I/B/L साइन थीटा। जहां पे बच्चों F का मात्रक होता है न्यूटन, तो इतना न्यूटन होता है।
ठीक है, इतना न्यूटन होता है। दूसरा फॉर्मूला है हमारा कि गतिमान आवेशित कण पर बल, गतिमान आवेशित कण पर बल F बराबर QVB साइन थीटा। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा QVB साइन थीटा। उसके बाद ये भी हमारा क्या होगा, न्यूटन। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 3, चुंबकीय फ्लक्स। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, कभी कभी आता है। ये हो जाता है फाई बराबर BA कॉस थीटा, कभी कभी इस पे आ जाता है। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, ठीक है, वेबर होता है। बी के मात्रक यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक कौन होते हैं? पहला वेबर पर मीटर स्क्वायर। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से सुनना, अगर मैं इससे निकालूं मात्रक तो न्यूटन, न्यूटन देखो मात्रक निकाल रहा हूं मैं, न्यूटन। और एल का मात्रक मीटर, नीचे जाएगा तो न्यूटन मीटर, और आई नीचे जाएगा तो एम्पियर। ये इस तरीके से इसका भी मात्रक निकाल सकते हो। तीसरा मात्रक टेस्ला, और चौथा मात्रक गॉस। इस तरीके से इतने मात्रक होते हैं हमारे बी के। अब मुझे बताओ आप लोग, क्या इतनी बात जो मैंने आपको बताई है, क्या मेरी बात सभी को समझ में आई है? जल्दी बताना एक बार, ठीक है। हाँ, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ना अभी यहां से कंफ्यूज होंगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि यार मैं तो ये सब कुछ पढ़ा ही नहीं, ये तो मैं नया नया सुन रहा हूं पेपर के टाइम में। सुनो, ऐसे बच्चों को मैं बोलूंगा कि जाके आप लोग, आपका भला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। या तो आप जाके वन शॉट देखो जाके, या तो आप जाके पुराने वीडियो देखो, और या तो जाके आप भाई जोश 3.0 सीरीज देखो, आपका भला हो जाएगा। बाकी नहीं देखोगे तो आपकी मर्जी, जो आपको सही लगे वो कर सकते हो। बट मैंने पूरे फॉर्मूले आप लोगों को यहां पर लिखकर दे दिए कि भैया देखो इतने फॉर्मूले हैं, इतने फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। मैं 1 सेकंड में पूरा रिवाइज कर देता हूं। पहला फॉर्मूला फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या में, दूसरा फॉर्मूला दर्पण सूत्र में। जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है जो हमने इधर लिख कर दी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लेंस का सूत्र, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ये चीज लिख कर दी, आवर्धन। लेंस के लिए, दर्पण के लिए कब आवर्धन धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा। मैंने आपको बताया कि अपवर्तनांक के कितने सारे फॉर्मूले हैं। जब न्यूमेरिकल करने बैठते हो तो अपवर्तनांक के न्यूमेरिकल नहीं होते, क्योंकि ये फॉर्मूले क्लियर नहीं है आपको। इसके बाद अगर हम बात करें तो विद्युत पे आ जाते हैं। पहले हमने डिस्कस किया आवेश को, फिर डिस्कस किया धारा को, फिर विभवांतर को, फिर ऊर्जा को, फिर उसके बाद शक्ति को, उसके बाद फिर किलोवाट घंटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब लिख के दे दिया। इसके बाद हम आते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। चैप्टर नंबर 13 पे आ गए मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें धारावाही चालक पर बल, गतिमान आवेशित कण पर बल, चुंबकीय फ्लक्स, इतने सारे फॉर्मूले थे। ठीक है, इन सारे फॉर्मूलों को आप लोग तैयार करो, इनके वीडियोस, ये सारी चीजें देखो। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, कुछ भी आपको डाउट लगता है, मैं डेली शाम को 4 बजे लाइव आ रहा हूं। आप डेली शाम को 4 बजे अपने जो भी मॉडल पेपर करूंगा यूपी बोर्ड का, वो आके देख लो मेरे प्यारे बच्चों। और किसी भी बोर्ड से आप हो तो भी देख सकते हो। उसके बाद 8 बजे मैं आ रहा हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कल मैं क्या करूंगा। कल मैं क्या कर रहा हूं, कल मैं फिर से एक मॉडल पेपर लेके आ रहा हूं।
कल से फिर से मैं एक मॉडल पेपर लेके आ रहा हूं और 8 बजे मैं क्या लेके आ रहा हूं वो मैं बता देता हूं। 8 बजे मैं क्या लेके आ रहा हूं, मैं खतरनाक न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूं। न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूं मैं, फिजिक्स के खतरनाक न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूं मैं। इतनी सारी चीजें मैं आपको दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, कल मॉडल पेपर और प्लस न्यूमेरिकल। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग जो है फोड़ने के लिए तैयार होंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।